तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ा था। आज उसके बाद हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करेंगे। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल से पहले हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रयोग के बारे में पढ़ना है जो रदरफोर्ड ने किया था, ताकि वह परमाणु के बारे में जान सके और उसमें यह जान सके कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो उसने क्या प्रयोग किया था वो मैं पहले आपको समझा देती हूँ। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया, उसने एक रेडियोधर्मी पदार्थ का इस प्रकार से एक छोटा सा टुकड़ा लिया। रेडियोधर्मी पदार्थ वो होता है जिसके अंदर से किरणें निकलती हैं रेडियोधर्मी, और उसने उसको एक शीशे के ब्लॉक के अंदर रखा इस तरह से, ताकि किरणें सारी तरफ ना फैले। इस तरह से उसने एक शीशे का ब्लॉक लिया और उसके अंदर उसने रेडियोधर्मी पदार्थ को रख लिया, और उसने यहाँ पर एक स्लिट लगाई ताकि सीधी किरणें उसको मिल सके। इस प्रकार से उसने एक स्लिट लगा ली, और उसने एक बहुत ही पतली सोने की पत्ती ली। वह सोने की पत्ती इतनी पतली थी कि वह 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर थी। और उसने इस पत्ती को, जो ये सोने की पत्ती थी, उस पत्ती को उसने एक अर्धगोलाकार स्क्रीन के अंदर इस प्रकार से रख दिया। यह स्क्रीन की क्या खास बात थी कि इस पर जब किरणें पड़ती थी तो यह स्क्रीन चमकने लगता था, क्योंकि यह जिंक सल्फाइड का बना था, और जिसके ऊपर जब किरणें पड़ती हैं तो वह चमकता है और उससे किरणों की स्थिति का पता लग जाता है। अब जो ये रेडियोधर्मी पदार्थ था, इसके अंदर से अल्फा किरणें निकल रही थी। तो उसने इस तरह से अल्फा किरणें जो इस पदार्थ में से निकल रही थी उनका अध्ययन किया कि ये किरणें जो इस रेडियोधर्मी पदार्थ में से निकल रही हैं, कौन सा पदार्थ है बच्चों, ये रेडियोधर्मी, और इस पदार्थ में से जो ये किरणें निकल रही थी उसने इनका अध्ययन किया। ये जो किरणें थी ये अल्फा किरणें थी। कौन सी किरणें थी बच्चों, अल्फा किरणें थी। अल्फा किरणें क्या होती हैं बच्चों, अल्फा किरणें जो होती हैं बच्चों, ये हीलियम के परमाणु के समान होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं जिनका संख्या 2 होती है और परमाणु भार 4 होता है, तो अल्फा जो कण होते हैं वो हीलियम के कणों के समान होते हैं, और उनकी किरणें इस रेडियोधर्मी पदार्थ से निकल रही थी, अल्फा किरणें। और ये किरणें धनात्मक होती हैं, यानी इनके ऊपर धनावेश होता है। तो धनात्मक किरणें होती हैं ये। जब ये किरणें सोने की पन्नी से गुजरी तो अधिकतर किरणें सीधी ही निकल गई। सीधी निकल गई मतलब जैसे उसने देखा कि यहाँ पर चमक सबसे ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीध में है, तो सबसे अधिकतर जो किरणें थी वो सीधी चली गई, बिना किसी विक्षेपण के, बिना किसी मोड़ के वो किरणें सीधी निकल गई। तो उसने सबसे अधिक जो चमक थी वो बिल्कुल सीधा यहाँ इस पोर्शन में देखी, इस जगह पर देखी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम किरणें कि वो सीधी निकल गई, उनकी स्थिति थी सीधे। उसके बाद उसने देखा कि बहुत ही कम किरणें ऐसी थी जो कुछ कोण से मुड़ गई। मतलब यहाँ अल्फा किरणें सोने की पन्नी से टकराई और टकराने के बाद वो इस तरह से मुड़ गई। तो ये किरणों की जो संख्या थी जो ये मुड़ गई थी कुछ एंगल से, ये कम थी। तो ये जो किरणें हैं इनकी मात्रा कैसी थी, कम किरणें विक्षेपित हुई। विक्षेपित का मतलब होता है कि अपने मार्ग से वो मुड़ गई, लेकिन इनकी संख्या कैसी थी बच्चों, काफी कम थी। फिर उसने देखा कि बहुत ही कम किरणें ऐसी थी, बहुत ही कम मतलब 12,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो कि इस सोने की पन्नी से टकराकर वापस आ गया, इस तरह से या इसी रास्ते से वापस आ गया। तो इस तरह से उसने 3 परिणाम देखे। क्या, नंबर 1 क्या देखा बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतर जो अल्फा कण क्या थे, सीधे चले गए। नंबर 2 पे क्या बताया मैंने, कुछ कण अपने रास्ते से विक्षेपित हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, बहुत कम टकरा कर वापिस आ गए। तो इस तरह से उसने 3 जो थी निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले बच्चों, जैसे उसने देखा कि बहुत सी किरणें थी, अल्फा किरणें या अल्फा कण जो सीधे निकल गए, अधिकतम किरणें सीधी चली गई, यानी उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आई। इसका मतलब परमाणु का अधिकतम भाग जो है वो खाली है। मान लीजिए कि ये परमाणु है, इस तरह से ये परमाणु है, और उसने कहा कि अधिकतम कण
सीधे निकल गए, ऐसे अल्फा किरणें सीधी निकल रही हैं। इसका मतलब जो परमाणु होता है उसका अधिकतम हिस्सा कैसा है, खाली है। मैं यहाँ एक अकेला परमाणु भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। मान लो कि ये परमाणु है और ये किरणें सीधी जा रही हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकतम हिस्सा कैसा है, खाली है, तभी ये सीधे निकल गई। जैसे हमारे रास्ता खाली हो तो हम सीधे जा सकते हैं बिना रास्ते में मुड़े, तो हम कहेंगे हम सीधे फटाफट आ गए क्योंकि रास्ता खाली था। तो ऐसे ही परमाणु के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई तो अल्फा कण सीधे निकल गए अधिकतम। परमाणु के मध्य में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम नाभिक होता है, तो हमने ये नाभिक बना दिया। तो उसने देखा रदरफोर्ड ने कि बहुत कम कण ऐसे थे कि जो यहाँ पर जैसे परमाणु के अंदर गए तो कुछ एंगल से मुड़ गए, मतलब कुछ एक कोण पर वो जाकर मुड़ गए। तो उसने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि तो जो अल्फा कण इधर से गुजर रहे हैं, ये कण जब नाभिक के पास से गुजरते हैं तो ये यहाँ से विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब क्या है कि ये नाभिक में धनावेश है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा कणों में भी कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। और सेम आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्लस धनावेश को बोलते हैं। तो अगर प्लस आवेश ही नाभिक के अंदर है और प्लस आवेश ही किसके अंदर है, अल्फा किरणों के अंदर है, तो ये एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस कारण से जब किरणें नाभिक के पास से गुजरती हैं तो ये उससे दूर जाने की कोशिश करती हैं, इसलिए ये एक कोण पर मुड़ जाती हैं। तो अगर हम इसको इस चित्र में बनाएं और हम इनमें सबके नाभिक भी बना देते हैं इस तरह से सेंटर में, तो जब किरणें नाभिक के पास से गुजरेंगी, इस तरह से जब ये नाभिक के पास से गुजरेंगी तो ये एक कोण पर मुड़ जाएंगी। ऐसे ही आप कहीं पे भी ये किरणें बना सकते हैं जो नाभिक के पास से गुजरते हुए क्या कर रही हैं, एक कोण पर मुड़ रही हैं। तो इस तरह से ये किरणें यहाँ पर इस तरह से मुड़ जाती हैं। फिर उसने देखा कि बहुत ही कम किरणें, 12,000 कणों में से एक ऐसा कण था, उसने देखा कि जो उसी रास्ते से टकराकर वापस आ गया। मतलब मान लो वो कण इधर से जा रहा है और नाभिक के सीध में चला गया, तो वो उसी रास्ते से टकराकर वापस आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस चित्र में दिखाऊं तो ये नाभिक के सीध में ये कण जा रहा है और ये इसी रास्ते से टकराकर वापस आ गया। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि रास्ते में नाभिक था और उसने ये अनुमान निकाला कि जो नाभिक है वो बहुत भारी होगा, तभी किरण टकराकर उससे वापस आ जाती है अगर वो उसी रास्ते से वापस आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम दीवार पे एक गेंद मारे तो गेंद टकराकर हमारे पास वापस आ जाएगी, क्योंकि दीवार भारी है। इसी तरह से उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है, पूरे परमाणु का भार किसके अंदर स्थित है, नाभिक के अंदर स्थित है। वो इतना भारी है तभी किरणें उससे टकराती हैं, तो फिर वो उसी रास्ते से वापस आ जाती हैं। लेकिन उसने ये भी निष्कर्ष निकाला कि ये नाभिक जो है इसका आकार बहुत छोटा होगा, तभी बहुत ही कम किरणें, यानी 12,000 में से सिर्फ एक ही वापस आ रही है। इसका मतलब जो ये नाभिक है इसका जो आकार है वो बहुत छोटा है। तो उसने टोटल मिलाकर क्या कहा, उसने कहा कि एक परमाणु के अंदर एक छोटा सा नाभिक होता है जो कि सारे द्रव्यमान को अपने अंदर संचित करता है और इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो ये इस तरह से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये मैंने बच्चों लिखा भी हुआ है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करो, उसके क्या क्या परिमाण थे, वह प्रयोग ने क्या क्या निष्कर्ष निकला। तो ये सब आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली सोने की पन्नी चुनी और बहुत तेजी से चल रहे अल्फा कणों को पन्नी से टकराया। तो पहला उसने परिणाम क्या निकाला, अधिकतर अल्फा कण पन्नी से सीधे निकल गए। जैसे मैंने आपको चित्र में दर्शाया था कि अधिकतर कण जो है वो सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, यानी बहुत छोटे से कोण से वो मुड़ गए, और बहुत ही कम मात्रा में, यानी 12,000 में से ऐसा एक केस था, मैंने बताया आपको, जैसे अल्फा कण वापस आ गए, मतलब टकराकर वो वापस आ गए। तो ये उसने परिणाम निकाला। और ये चित्र आप इसके साथ जरूर बनाएंगे और साथ में ये चित्र भी बनाएंगे, दोनों ही चित्र भी बनाएंगे। तो उसने निष्कर्ष क्या निकाला, मैंने जैसे आपको बताया, परमाणु का अधिकतम भाग कैसा है, खाली है। परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। परमाणु का धनावेशित भाग व द्रव्यमान बहुत कम आयतन में सीमित है, यानी बहुत थोड़ी जगह पे सीमित है। तो ये थी जो रदरफोर्ड था उसका निष्कर्ष। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल है वो क्या बनाया, तो ये जो निष्कर्ष उसने निकाला था ऊपर दिया गया, उसी के आधार पर उसने मॉडल निकाला कि परमाणु का धनावेशित केंद्र नाभिक कहलाता है। जो तो बच्चों मान लीजिए कि ये परमाणु है, इस तरह से हम परमाणु को गोल बना सकते हैं। और इसमें सेंटर में क्या है बच्चों, इसके सेंटर में नाभिक स्थित है। तो ये क्या है बच्चों, नाभिक है। और ये जो भाग है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं निश्चित कक्ष में। तो इस तरह से ये मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। तो परमाणु का धनावेशित केंद्र नाभिक कहलाता है और परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम है। नाभिक बहुत छोटा होता है परमाणु की तुलना में, परमाणु बड़ा होता है और नाभिक छोटा होता है। तो ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या। इसके बाद जो अगला है बच्चों प्रश्न वो है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां लिखो। अब बच्चों जैसे वैज्ञानिक अलग अलग खोज करते थे तो दूसरे वैज्ञानिक उसमें कमियां निकालते थे और उनको फिर ठीक करने की कोशिश करते थे। ऐसे ही रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी। तो वो क्या कमियां थी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें एक कमी क्या थी, जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो बच्चे जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने यह सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और जब भी कोई आवेशित वस्तु किसी भी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाता है, यानी उसकी गति बढ़ती चली जाती है। और अगर गति बढ़ेगी तो उसकी जो ऊर्जा है वो विकिरित होगी, यानी निकलनी शुरू हो जाएगी उसमें से ऊर्जा, और ऊर्जा निकलने के कारण उसका जो पथ है वो छोटा होता जाएगा और अंत में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, यानी उससे टकरा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसका त्वरण होगा, त्वरित होगा वह, और उसकी ऊर्जा कम होने से वह नाभिक में गिर जाना चाहिए। परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमें पता है कि परमाणु स्थायी है। तो रदरफोर्ड यह बात समझा नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से क्यों नहीं टकराता, यही उसकी कमी थी। तो मैं पढ़ देती हूं। जब इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाएगा तो वह त्वरित हो जाएगा, वह उसका जो ऊर्जा है वह कम हो जाएगी और वह नाभिक से टकरा जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि परमाणु स्थायी है। तो ये थी रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। तो आप ये इसको भी बना लेंगे, चित्र को भी, और इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने रदरफोर्ड के बारे में सारा बता दिया है। एक तो उसने क्या प्रयोग किया, उसने क्या परिणाम निकला, क्या निष्कर्ष निकाला, उसके आधार पर क्या परमाणु के मॉडल था और उसकी क्या कमियां थी। तो कंप्लीट हो जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसका अल्फा किरणन का प्रयोग। और इसके साथ जो भी मैंने आज आपको चित्र समझाए हैं ये भी आपने साथ में अच्छे तरीके से समझकर लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। आपने बच्चों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको अपने आप ही पता लगता रहे। धन्यवाद।